हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है टॉप एमसीक्यूज की, ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं हिस्ट्री और पॉलिटिक एमसीक्यूज, राइट। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो जिसमें हम टॉपिक वाइज सब कुछ कवर कर रहे हैं, राइट। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सीरीज। और इसी सीक्वेंस में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इंडियन हिस्ट्री का। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, इसका पार्ट 2, एक पार्ट इसका पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो एक पार्ट इसका हम कवर कर चुके हैं और इसका सेकंड पार्ट हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। बेसिकली इसमें हम जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो अब्रॉड हुए, राइट, मतलब इंडियन सॉइल पे नहीं, जो बाहर जो रिवॉल्यूशनरीज जो एक्टिव थे, ठीक है, बाकी और देशों में, उसको बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे, राइट। तो ये एस्पेक्ट हमारा इस टॉपिक से बचा रह गया था, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, ओके। और इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Who among the following female revolutionary fired at the English governor while receiving her degree at the convocation? Okay. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। क्या इसमें कह रहा है, इनमें से कौन सा रिवोल्यूशनरी था फायर्ड एट द इंग्लिश गवर्नर while receiving her degree at the convocation, right? ये 4 फीमेल रिवॉल्यूशनरीज के नाम दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से किस फीमेल रिवॉल्यूशनरी ने इंग्लिश गवर्नर के ऊपर अपनी डिग्री रिसीव करते समय इंग्लिश गवर्नर के ऊपर, मतलब जो गवर्नर थे वही डिग्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, वही डिग्री अवार्ड कर रहे थे और डिग्री रिसीव करते समय उनके ऊपर गोली चला दी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है। मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं। यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास एंड कल्पना दत्त, राइट। एंड हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बीना दास। ओके, तो ये इशू है क्या, बताता हूं आपको। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का केस है, राइट। और जो वेस्ट बंगाल के जो बंगाल के गवर्नर थे, राइट, जो बंगाल के गवर्नर थे वो वहां उसके यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में, जिसमें डिग्री वगैरह अवार्ड करते हैं, वो आए हुए थे, ठीक है। और बीना दास, इनको भी अपनी डिग्री लेनी थी, राइट। तो जैसे आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है, स्टेज पे बुला के मोस्टली वाइस चांसलर, नहीं तो कभी कभी किसी केस में गवर्नर, ठीक है, वो डिग्री अवार्ड करते हैं। अच्छा, गवर्नर ब्रैकेट में चांसलर लिखा है। जैसे यूनिवर्सिटी में जो हेड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वीसी, वाइस चांसलर, राइट। तो जो वीसी होते हैं वो यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं और जो उस स्टेट का गवर्नर होता है वो वाइस चांसलर क्यों बोला जाता है उनको, जो यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं उन्हें हमेशा वीसी कहा जाता है, वाइस चांसलर, राइट। वाइस क्यों लगा हुआ है उनके नाम के आगे, क्योंकि माना जाता है कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके हेड जो है वो गवर्नर को, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर है वो चांसलर होते हैं, राइट। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। अगर सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो फिर हेड जो होंगे उन्हें वीसी बोला जाएगा और उसमें चांसलर प्रेसिडेंट खुद होते हैं, राइट। तो ये आज भी ये कन्वेंशन है, राइट, और उस समय भी था। तो जो बंगाल के गवर्नर थे वो डिग्री अवार्ड करने के लिए आए हुए थे और जो बीना दास हैं इनको भी अपनी डिग्री लेने स्टेज पर जाना था। और जब वो डिग्री दे रहे थे तुरंत इन्होंने जो पिस्टल इन्होंने छुपा के रखी थी वो पिस्टल निकाली और गवर्नर के ऊपर फायर कर दिया, राइट। शी वॉज अ रिवॉल्यूशनरी और गवर्नर किसी तरीके से बच गए, ठीक है, वो मतलब उन्हें बचा लिया गया, ठीक है, वो बच गए और बीना दास को फिर
बाद में 10 साल की सजा हुई, राइट। तो ये पूरा केस है, वेरी रिमार्केबल केस। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीना दास। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who said criticism and independent thought are the two characteristics of revolutionary? अच्छा, ये कोट किसका है? ये कोट है और बहुत ही फेमस कोट है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? क्या क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट, ठीक है, आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी के अंदर ये दो चीजें होनी ही चाहिए। क्या? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मीन्स ये नहीं कि सबका विरोध करता रहे, मतलब क्रिटिकली चीजों को देखे, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए ही शुड रेज हिज वॉइस, राइट। तो क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट, ओके, मतलब कंफर्मिस्ट ना हो, यानी जो कुछ हो रहा है उसके लिए यस यस बोलता चला जाए, नो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसे उसके अंदर विरोध करने की उसके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए, राइट। नॉन कन्फर्मिस्ट जिसे बोला जाता है, राइट, कि कितना भी कोई कितनी भी बड़ी अथॉरिटी सामने बैठी हो, बट इफ समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, ठीक है, सो ही शुड रेज हिज वॉइस, ही शुड हैव करेज टू अपोज इट, राइट। ये दो चीजें होनी चाहिए एक क्रांतिकारी के अंदर, एक रिवॉल्यूशनरी के अंदर। ये किसका कोट है? यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल एंड भगवती चरण वोहरा। ये चारों रिवॉल्यूशनरीज के ही नाम है, ठीक है। ऑल आर ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज, बट ये जो पर्टिकुलर कोट है ये किससे रिलेटेड है? ये किसने कहा था? भगत सिंह, राइट। ये कोट है भगत सिंह का, ओके। उन्हें बहुत ज्यादा लिखने का समय तो नहीं मिला, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 24 साल भी उनकी जब ही नहीं हुई थी तभी उनको फांसी हो गई, ठीक है। बट जितना भी उन्होंने लिखा है वो आप अगर कभी उसे पढ़ेंगे, जैसे उनकी एक बुक है व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है। तो जितना भी उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा है, जेल में ही ज्यादातर उन्होंने लिखा है, जितने समय तक वो जेल में रहे, उसे अगर आप पढ़ेंगे तो it will be very hard to believe, it is very hard to believe that this piece is written by a boy of 20, 23 or 22 or 23 years, right? जितनी गहराई हो उसमें, राइट, इस तरीके से उन्होंने क्रिटिकली चीजों को देखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल उनके ऊपर सूट भी करता है, ये चीजें वो अपने लाइफ में फॉलो भी करते थे, राइट। तो ये है, तो ये आपको याद रखना है, भगत सिंह, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्टिव रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? अच्छा, एक्टिव रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस पीरियड में हुआ? 1914 टू 1918। इस पीरियड में जो इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था, ठीक है, उसके बारे में इनमें से क्या सही इज ट्रू, ठीक है। 4 स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं, इनमें से क्या सही है, ठीक है। इस पीरियड में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चला उसके बारे में इनमें से क्या सही है ये हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद फाउंडेड अनुशीलन समिति, गलत है, ठीक है। अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड बाई पुलिन दास एंड बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, तो ये तो गलत है। भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा, हमें अपना सही आंसर मिल गया, ठीक है। नौजवान भारत सभा, कौन था इसका फाउंडर? भगत सिंह। इनफैक्ट भगत सिंह का नाम एसोसिएट किया जाता है HSRA से, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि सही है, ठीक है। ज्यादा फेमस, ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो यही थी, ज्यादातर काम जिसके लिए भगत सिंह आज जाने जाते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के उन्होंने किया, राइट।
लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एचएसआरए बनी थी 1928 में। उससे पहले भगत सिंह ने उससे पहले भगत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, राइट। उससे पहले उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा, ठीक है। तो ये उन्होंने बनाई थी, ठीक है। इसमें उनके साथ यशपाल थे, छबील दास थे, ठीक है, और भी कुछ क्रांतिकारी थे। बाद में जब एचएसआरए बनी तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन एचएसआरए में ही मर्ज कर गई, राइट। तो बी तो सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही सही बताना है तो बाकी दो गलत ही होंगे। हम पढ़ लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी स्टैब्लिश्ड द एचएस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नो, प्रफुल्ल चाकी का एचआरए से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने किंग्सफोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंका था, ठीक है, और फिर खुद को ही गोली मार ली थी, ठीक है। मतलब कि जिंदा पुलिस के हाथ में ना पकड़े जाए तो खुद को ही मार लिया था, ठीक है। तो ये नहीं है। देन सूर्य सेन ऑर्गेनाइज्ड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये भी गलत है। सूर्य सेन ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम था आईआरए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ओके, श्याम जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा इस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन। ओके, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी कहां पे इस्टेब्लिश की थी, राइट। क्या था ये, थोड़ा इसके बारे में, मतलब चार ऑप्शन है, मैं आंसर तो आपको बताऊंगा ही। लंदन, पेरिस, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को। तब तक आप भी अपना आंसर सोच के रखिए। ये क्या था इंडियन होम रूल सोसाइटी? ये बेसिकली एक हॉस्टल था, ठीक है, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कहां पे। ये चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। पहला ही ऑप्शन सही है, लंदन में, राइट। तो उन्होंने 1905 में ये सोसाइटी बनाई थी कहां पे? इन लंदन। जिसे बोला जाता था, ये एक हॉस्टल था जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने जाते थे उनके रहने के लिए, ठीक है। इसे, मतलब इसका जो ज्यादा फेमस नाम है, इसे बोला जाता था इंडिया हाउस, राइट, इंडिया हाउस। और यहां पे बेसिकली इनका एम क्या था? जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस संस्था का एम क्या था? उन्हें रिवॉल्यूशन के लिए इंस्पायर करना, ठीक है, देश के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करना। ओके, तो ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ही थी, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय श्याम जी कृष्ण वर्मा इन लंदन, राइट। तो ये है। और ये एक न्यूज़पेपर भी निकाला करते थे यहीं से, जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, राइट। तो ये है। ओके, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया। इससे रिलेटेड अगर कुछ और भी पूछे तो फिर आप इतनी फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन होम रूल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन। मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ही, कब उन्होंने बनाई थी? 1905, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 1905, ठीक है, अभी मैंने इसको डिस्कस किया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी गदर पार्टी? इनमें से किसने गदर पार्टी बनाई थी? ओके, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्ला, राइट। इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, दे वर नॉट एसोसिएटेड विथ गदर पार्टी इन एनी वे।
बरकतुल्ला गदर पार्टी में थे, उसके एक मेंबर थे, राइट। बट हु वॉज द फाउंडर? फाउंडर वॉज लाला हरदयाल, राइट। फाउंडर थे लाला हरदयाल, ठीक है। और तो हियर राइट आंसर विल बी लाला हरदयाल। देखते हैं इसके बारे में और क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस के साथ इसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे। क्या है? गदर पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, किस साल बनी थी, बनाया किसने था, वो मैंने आपको बताया। फाउंडर वॉज लाला हरदयाल। व्हेन, ईयर, देखो ऑप्शन आंसर यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1907, 13, 17 एंड 1920, राइट। आप अपना आंसर सोच कर रखिए, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो गदर पार्टी बनी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया में नहीं बनी थी, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चंस ये सारे हैं, ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो इंडियन ने जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की थी अब्रॉड, ठीक है, इंडिया के बाहर, फ्रॉम फॉरेन लैंड, ये बेसिकली उसको हमने कवर किया है, ओके। ये इंडिया में नहीं बनी थी, कहां पे बनी थी? इन यूएसए। तो जो इंडियंस यूएसए में एज ए इमिग्रेंट जो रह रहे थे, उन्होंने इसे बनाई थी, ठीक है। तो ये बनी थी यूएसए में, ठीक है। इवन लाला हरदयाल, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, ही हिमसेल्फ वाज प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ओके, यूएसए में। और यूएसए में अगर पूछे कि ये कहां पे बनी थी, यूएसए में किस जगह पे, तो सैन फ्रांसिस्को, राइट। ये बनी थी सैन फ्रांसिस्को में, राइट। ये भी आपको याद रखना है। कब बनी थी? 1913। हियर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 1913। फाउंडर वॉज लाला हरदयाल, राइट। और बाकी के मेंबर थे सोहन सिंह भाखना, बरकतुल्ला, करतार सिंह सराबा, राइट, मैडम भीखाजी कामा, ये सारे लोग इससे, रास बिहारी बोस, ठीक है, ये सब लोग इससे एसोसिएटेड थे, राइट। सो ये है गदर पार्टी, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको दे दी। ये इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन होम सोसाइटी इन लंडन वॉज स्टार्टेड बाई, इसे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडियन होम सोसाइटी, क्या इसका नाम था इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, राइट। तो कौन है? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, राइट। शायद पहला क्वेश्चन यही था। तो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the first chairman of गदर पार्टी? ओके, गदर पार्टी का पहला चेयरमैन कौन बना? फाउंडर लाला हरदयाल, लेकिन वो चेयरमैन नहीं बने, राइट। पहला चेयरमैन कौन बना? फर्स्ट चेयरमैन वॉज, यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, पंडित काशीराम, केशर सिंह। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाखना, राइट। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, सोहन सिंह भाखना। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। गदर पार्टी के चेयरमैन कौन बने? सोहन सिंह भाखना, राइट। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। 3 फ्रीडम फाइटर के नाम दिए हुए हैं और क्या हमें बताना है? हु ऑफ द एबव वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। ओके, देखो गदर पार्टी का इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस केवल गदर पार्टी से रिलेटेड हैं। व्हाई? जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड हुई, उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब it enjoys a very distinguished position, very important position, right?
इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है गदर पार्टी, ठीक है। ये बहुत आगे तक सरवाइव तो नहीं कर पाई क्योंकि अंग्रेजों को इसके बारे में पता चल गया और बाद में उन्होंने इसे क्रश कर दिया। ज्यादातर जो इसके लीडर्स थे उनको या तो जेल में डाल दिया गया या फांसी दे दी गई, जैसे करतार सिंह सराबा, उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। बट ये एक बहुत बड़ा एफर्ट माना जाता है बाय द इंडियंस लिविंग इन अब्रॉड, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो 3 नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन गदर पार्टी से एसोसिएटेड है, राइट। बारिंद्र कुमार घोष, नो। बारिंद्र कुमार घोष ही वॉज द ब्रदर ऑफ अरविंदो घोष, और इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? अनुशीलन समिति से, राइट। ये भी एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, अनुशीलन समिति, और इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से, राइट। तो बारिंद्र कुमार घोष तो नहीं है। जोगेश चंद चटर्जी एंड रास बिहारी बोस, योगेश चंद चटर्जी ये भी नहीं है, राइट। योगेश चंद चटर्जी ये काकोरी केस में इन्वॉल्व थे, राइट। ये काकोरी रॉबरी केस था, जो ट्रेन डकैती हुई थी बाय द एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल एंड राजेंद्र लाहिड़ी। उसमें ये भी, इनको फांसी नहीं हुई थी बट ये भी उसमें इन्वॉल्व थे, राइट। जोगेश चंद चटर्जी। रास बिहारी बोस, यस, ही वॉज एसोसिएटेड विथ द गदर पार्टी, राइट। ये इससे जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस कौन है? जिनके ऊपर, मतलब ही वॉज वन ऑफ द एक्यूज्ड, और नॉट वन ऑफ द एक्यूज्ड, मास्टरमाइंड, ये ज्यादा सही होगा कहना। ही वॉज द मास्टरमाइंड ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था उसको मारने के लिए, राइट, इन 1912। तो ये उसके मास्टरमाइंड थे, ठीक है, इन्होंने ही ऐसा करवाया था। और जब एक लॉर्ड हार्डिंग तो फॉर्चुनेटली बच गया, ठीक है, मतलब उसकी किस्मत अच्छी थी, लॉर्ड हार्डिंग बच गया, बट उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और जब इनका नाम उसमें आया तो उसके बाद ये इंडिया से भागने में सफल हो गए, ठीक है। उसके बाद ये भाग के जापान चले गए और भी बहुत से देशों में रहे, और इन्होंने गदर पार्टी में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो उसके बाद बाहर से रह के ही ये जो कुछ कर सकते थे वो करते रहे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट। सो अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी रास बिहारी बोस, इनका नाम गदर पार्टी से रिलेटेड है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3, ओके, ओनली 3, डी विल बी द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not associated with गदर पार्टी? इनमें से कौन गदर पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है? लाला हरदयाल, ये तो फाउंडर ही थे, रामचंद, बरकतुल्ला, खुदीराम बोस, ये सभी एसोसिएटेड हैं, ठीक है। खुदीराम बोस ये एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? ही वॉज मेन एक्यूज्ड ऑफ थ्रोइंग बॉम्ब ऑन किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर। तो he attempted to assassinate or murder किंग्सफोर्ड, राइट। किंग्सफोर्ड बच गया, ठीक है, बट वो अटेम्प्ट में ये मेन एक्यूज थे और इनको इसमें फांसी भी हुई थी, राइट। तो खुदीराम बोस, इनका गदर पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हियर डी विल बी राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया। गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड, म्यांमार, अफगानिस्तान, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तो मैंने आपको बताया ही, कहां पे बनी थी? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पर्टिकुलर अगर प्लेस पूछे कि वहां पे कहां पे बनी थी, तो सैन फ्रांसिस्को, राइट। वेस्टर्न अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, राइट, इन कैलिफोर्निया, स्टेट इज कैलिफोर्निया, उसमें है सैन फ्रांसिस्को, राइट। तो वहां पे बनी थी, तो ये ठीक है। Moving to the next question. गदर वॉज, क्या है गदर? ठीक है, तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मतलब तब से हम इसके बारे में इतने सारे एस्पेक्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं, तो अब तो आपका आइडिया क्लियर हो ही गया होगा कि रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में बनी थी, ओके। क्या था गदर? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, देखते हैं। Revolutionary Association of Indians with headquarters at San Francisco.
एक ही हमें चूज करना है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, नो, ये गलत है, ठीक है। सिंगापुर से गदर का कभी कोई मतलब नहीं रहा। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द हेडक्वार्टर एट बर्लिन, नो। कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर एट ताशकंद, ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, राइट। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अगर वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम पूछे कि कहां पे बना था, तो सैन फ्रांसिस्को, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वाज इन, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सैन फ्रांसिस्को, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को, ओके। Who among the following established a republican government abroad? Okay, very interesting question. Republican government abroad. किसने रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई थी विदेश में, ठीक है, विदेश में सरकार बनाई थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, नन ऑफ द एबव। इनफैक्ट ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहां रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट से ये आंसर इसका निकल जा रहा है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहां पे ऑप्शंस के हिसाब से। इनफैक्ट इसका आंसर तो होगा महेंद्र प्रताप, राइट, क्योंकि रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा है। मैं अभी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले हम महेंद्र प्रताप के बारे में जान लेते हैं। महेंद्र प्रताप, ही वॉज अ वेरी ग्रेट रिवॉल्यूशनरी 1918 से 1914 के बीच में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट। तो जितने इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे वो किस फिराक में थे, उनकी क्या कोशिश थी कि इंग्लैंड जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व है, राइट। तो जो इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मतलब जो कंट्रीज इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लाइक जर्मनी, टर्की, राइट, इनके हेल्प से इंडिया में जो इंग्लैंड की सत्ता है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको यहां से उखाड़ दिया जाए, राइट। तो ये बहुत से रिवॉल्यूशनरीज की कोशिश थी, जैसे गदर पार्टी की भी ये कोशिश थी, लाला हरदयाल वगैरह वो भी इस कोशिश में थे, क्योंकि इंग्लैंड जो है, जो उसके अपोज में है, उनकी मदद ली जाए, ठीक है, टू आउट इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, राइट। महेंद्र प्रताप भी उसमें से एक थी। तो ये इंडिया से निकले, ठीक है, और इन्होंने रशिया से, टर्की से हेल्प मांगी, ठीक है, और इन्हें हेल्प मिली भी, ठीक है, और उनकी सहायता से इन्होंने डिक्लेयर किया अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में इन्होंने एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की इंडिया की, राइट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, और उसे अपना उसको खुद को उसका प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, राइट। और कमाल की बात है कि इस गवर्नमेंट को टर्की, रशिया, जर्मनी ऐसे देशों से इसको मान्यता भी मिली, ठीक है, उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज भी किया। तो वो इसका आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, ये। अच्छा, मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी सिंगापुर में एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, बट उसे बोला जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, राइट। तो मतलब अस्थायी सरकार है, प्रोविजनल है। जब इंडिया को आजादी मिलेगी तो यही जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये परमानेंट मान ली जाएगी, राइट। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो बनाया था उसे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मतलब इन दोनों लोगों ने बाहर गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, इंडिया की। गवर्नमेंट बनाने का मतलब कि इंडिया तो उस समय इंडिपेंडेंट है नहीं, ठीक है, इंडिया में तो अंग्रेजों की सरकार है ही, बट ये एक सिंबॉलिक था कि ये गवर्नमेंट, एक्चुअल गवर्नमेंट ये है, और जब भारत आजाद होगा तो यही गवर्नमेंट परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव से सुभाष चंद्र बोस ने भी सिंगापुर में गवर्नमेंट बनाई थी, जिसे बोला जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट, राइट।
और इसे भी बहुत से देशों ने मान्यता दी थी। तो अब तो मैंने इसे पूरा ही क्लियर कर दिया, तो चाहे कैसे भी पूछे अब आपको कंफ्यूजन तो इसमें नहीं होगी, ठीक है। इसे मैंने पूरा डिस्कस किया। और यहां रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा तो राजा महेंद्र प्रताप। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने कहां बनाई थी, तो काबुल में। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे ही रिलेटेड है ये। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ राजा महेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंट was established during the First World War in। अभी हमने इसको डिस्कस किया कहां पे, अफगानिस्तान में, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? किसे बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रामाबाई, भीखाजी रुस्तम कामा। किसे बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, भीखाजी रुस्तम कामा, राइट। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका शी वॉज बॉर्न इन मुंबई, ठीक है, बॉम्बे जो आज का मुंबई है, इन अ वेरी रिच, वेरी वेल्दी पारसी फैमिली, पारसी बिजनेसमैन फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, मतलब आफ्टर हर मैरिज शी गॉट इन्वॉल्व इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है, और ये विदेश चली गई। पहले ये इंग्लैंड गई, वहां श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, इन लोगों के कांटेक्ट में आई, ठीक है। दादा भाई नौरोजी उस समय इंग्लैंड में रहा करते थे, तो उन कुछ समय तक उनके असिस्टेंट के रूप में भी काम किया इन्होंने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के। एंड आफ्टर दैट शी गॉट इन्वॉल्व इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो उसके बाद ये बहुत जगह पे रही, मैक्सिमम ये पेरिस में रही, ठीक है, यूरोप में, और वहां से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रही, ये कुछ ना कुछ, ठीक है, ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती रही, राइट। तो इनको बोला जाता है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना इनसे जुड़ी हुई है, ये पहली ऐसी महिला मानी जाती है, ठीक है, फर्स्ट वीमेन हु अनफर्ल द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड। कहां पे पहली बार इन्होंने भारतीय झंडा फहराया? विदेशों में। कहां पे? इन स्टटगार्ट इन जर्मनी, राइट। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने स्टटगार्ट जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। सो भीखाजी रुस्तम कामा, राइट। क्योंकि हमारा फ्लैग तो अलग था ना, हमने अपना ट्राई कलर फ्लैग बनाया था, और जो ऑफिशियल फ्लैग उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो अपना झंडा फहराते थे, जो क्राउन का, जो इंग्लैंड का फ्लैग है, राइट। जो ये फ्लैग था, जो आज का फ्लैग है, ऑलमोस्ट उसके सिमिलर था, उसमें भी यही 3 कलर थे, ठीक है। इसी को रिफाइंड, मतलब जो मैडम कामा ने जो झंडा वहां पे फहराया था, उसी का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन जो है, वो हमारा आज का अपना फ्लैग है, ठीक है। तो ये है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में ये भी क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम भीखाजी कामा। मैडम कामा अनफर्ल, देखो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, वो यहां पे पहला ही स्टेटमेंट है। सॉरी, मैडम कामा अनफर्ल द नेशनल फ्लैग एट, आई एम वेरी सॉरी, unfurled the national flag at the International Socialist Conference in Paris, right, in the year 1907। क्या हमें बताना कि इसमें which of the statement given above is are correct? इनमें से सही क्या है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया कि, जस्ट मिनट, आई एम वेरी सॉरी, ये सीजन का इंपैक्ट है, ठीक है, सीजन चेंज हो रहा है। तो मैडम कामा अनफर्ल
national flag at the International Socialist Conference in Paris in the year 1907, right? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया तो उसमें आपको क्या बताया, ये तो सही है कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1907 में शी अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग, यहां तक तो सही है, लेकिन पेरिस में नहीं, स्टटगार्ट जर्मनी में, राइट? तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये पेरिस नहीं है, ये जर्मनी होगा। सेकंड क्या है, मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी, यस, ठीक है, ये बहुत ही रेयर फैक्ट है, नॉर्मली आपको बुक्स वगैरह में लिखा नहीं मिलता है, बट यस दिस इज ट्रू। जब ये इंग्लैंड गई उस समय दादा भाई नौरोजी वहीं पे रहते थे, ठीक है, इनफैक्ट वो हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपी भी रहे, तो ये उनकी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कुछ समय तक काम किया था, ठीक है, भीखाजी कामा ने दादा भाई नौरोजी की, ओके, तो ये तो सही है। मैडम कामा वॉज बॉर्न टू पारसियस, अभी मैंने डिस्कस किया कि बहुत ही रिच पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इन मुंबई। सो ये सेकंड और थर्ड तो सही है, पहला गलत है, तो कौन सा सही है ये बताना है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, राइट, सेकंड एंड थर्ड, ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was given life punishment for the murder of Colonel Wiley? लाइफ पनिशमेंट, ओके, ठीक है, फॉर मर्डर ऑफ, ये कर्नल वायली लिखा है, इनफैक्ट यहां पे होगा कर्जन वायली, राइट, कर्जन वायली। कर्जन वायली कौन था? ही वॉज पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, राइट, ही वॉज पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, राइट, कर्जन वायली। और किसने इसे मारा था, कहां पे मारा था? कर्जन वायली को मारा था, चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह एंड मनमथ, मतलब पूरा नाम है इनका मनमथ नाथ गुप्ता, ठीक है, ये चारों ही क्रांतिकारी हैं, महान क्रांतिकारी हैं, ठीक है, दे ऑल आर ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज। बट ये काम किसने किया था? ये जो इंडियन, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसमें भी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसमें बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ये घटना मानी जाती है, ठीक है, मर्डर ऑफ कर्जन वाली। इन्होंने इंग्लैंड में, लंदन में कर्जन वाली को गोली मारी, किसने? मदन लाल ढींगरा, राइट, मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है, हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। लंदन में इन्होंने कर्जन वाली को गोली मारी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पर्सनल एडवाइजर था, पर्सनल पॉलिटिकल एडवाइजर माना जाता है, उनका पॉलिटिकल एडवाइजर था, ठीक है, जिसे इन्होंने लंदन में गोली मारी, ओके, और जिसके लिए इनको आई थिंक इन 1909, यस 1909, 1909 में ही गोली मारी थी और 1909 में ही इनको फांसी हो गई, ठीक है, इंग्लैंड में। सो मदन लाल ढींगरा, राइट, और ये मदन लाल ढींगरा ये इंग्लैंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गए थे, ठीक है, ही बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली इन इंडिया, he went to England to study mechanical engineering, और वहां पे ये श्याम जी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर इन लोगों के कांटेक्ट में आए, जो इंडिया हाउस, जिसकी बात जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एस्टेब्लिश किया था, उसमें ही ये रहते थे, ठीक है, और वहां उनके कांटेक्ट में आए और फिर मोटिवेटेड बाय देम ही असैसिनेटेड कर्जन वाली, ठीक है, इन्होंने कर्जन वाली को गोली मारी। कर्जन वाली और उसके साथ एक आदमी और था, दो लोग इसमें मरे थे, ठीक है, सेकंड नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टारगेट तो कर्जन वाली था, राइट, तो उसे गोली मारी, ठीक है, जिसमें इनको फांसी हो गई, ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who founded Abhinav Bharat Society in 1906 in London? Okay, वीडी सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। अभिनव भारत जो ये संस्था है, ये किसने बनाई थी? इसे शायद इससे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि इसमें तो मोस्टली
वो क्वेश्चन है जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो इंडियन सॉइल के बाहर हुई, ठीक है, इंडियन बॉर्डर के बाहर, मतलब फॉरेन लैंड पे हुई, एब्रॉड, राइट। इंडिया में जो कुछ मेजर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो इसी सेशन के पार्ट 1 में, मतलब इसी सीरीज के जो इसी टॉपिक के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, आप एक बार उसे भी देखिए। वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था। अभिनव भारत ये संस्था बनाई थी सावरकर ने, राइट, सावरकर ने। कहां पे? नासिक में, महाराष्ट्र में, इन 1906, ठीक है, और इस इन 1905 इनफैक्ट। और इसी की एक ब्रांच, क्योंकि बाद में तो वो इंग्लैंड चले गए, ठीक है, और इसी की एक ब्रांच उन्होंने इंग्लैंड में स्टेब्लिश की, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। ओके, हियर राइट आंसर विल बी सावरकर, ठीक है। उन्होंने ही बनाई थी, चाहे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आए चाहे लंदन के कॉन्टेक्स्ट में आए, आंसर विल बी सेम, वीडी सावरकर। ओके, next question on your screen is which of the following pair got sentenced to be hanged for assassination of British officers in England? Okay, following pair, अच्छा, यहां दो क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं पेयर में, ठीक है, और क्या हमें बताना है? गॉट सेंटेंस टू बी हैंग्ड, मतलब जिन्हें फांसी की सजा हुई, फॉर असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंग्लैंड। अच्छा, इनमें से कौन सा पेयर है जिन्हें इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारियों को मारने के लिए फांसी की सजा हुई, राइट? तो इसका आंसर पेयर है, तो मेरे तो दिमाग में आ गया इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्योंकि एक ही पेयर बनता है ऐसा, दो लोग जिन्हें इंग्लैंड में फांसी की सजा हुई फॉर किलिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिशर, ठीक है। राजगुरु एंड सुखदेव, इनको फांसी तो हुई थी लेकिन इंडिया में हुई थी, तो ये नहीं है, ठीक है। भगत सिंह के साथ इन दोनों लोगों को फांसी हुई थी, राजगुरु और सुखदेव को। खुदीराम बोस एंड सूर्य सेन, इन दोनों को भी फांसी हुई थी लेकिन इंडिया में हुई थी, ठीक है। मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह, करतार सिंह सराबा एंड अशफाकुल्ला, इन सबको फांसी हुई थी, राइट। यहां करतार सिंह सराबा ये गदर पार्टी से रिलेटेड है, इनको भी फांसी हुई थी। अशफाकुल्ला को काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी हुई थी, ठीक है। बट हियर राइट आंसर विल बी मदन लाल ढींगरा एंड सरदार उधम सिंह, राइट। मदन लाल ढींगरा, इन्होंने करजन वैली को मारा था इंग्लैंड में, इसके लिए इनको फांसी हुई थी। और सरदार उधम सिंह, इन्होंने 1914 में माइकल ओ डायर को मारा था, हु वाज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट। जो जलिया, उस समय ये पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, राइट। जिस समय जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, at that time he was the then governor of lieutenant governor of पंजाब, राइट। और माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसका ही प्रोटेक्शन था, जिसकी वजह से जनरल डायर ने जो अनआर्म्ड, जो वहां पे जलियांवाला बाग में जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, ठीक है। तो ये जो मैसेकर हुआ उसको इसने ही प्रोटेक्शन दिया, ठीक है। तो ये उसको मारा था सरदार उधम सिंह ने, उसे भी लंदन में जाके मारा था, राइट। तो इन दोनों को लंदन में फांसी हुई थी। So here right answer will be option C, Madan Lal Dhingra and Sardar Udham Singh. Moving to the next question. Who one of the following was associated with Komagata Maru episode? अच्छा, Komagata Maru episode. सरदार अजीत सिंह, गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर एंड सरदार भगत सिंह, ठीक है। कोमागाता मारू है क्या? ये एक शिप था, राइट। ये शिप हांगकांग से चला, इसे कनाडा जाना था, ठीक है। इसमें 376 पैसेंजर थे, ठीक है। ये एक रेंटेड शिप था, इन लोगों ने मिलकर इसे रेंट पे लिया था और इसे कनाडा जाना था। बट कनाडा में जब ये कनाडा शोर पे पहुंचे, जब कनाडा पोर्ट पे पहुंचे तो इनको उनसे शिप से उतरने नहीं दिया गया, राइट। क्या बोला जाता था उस समय? एक नियम था वहां कनाडा में, वहां भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, ठीक है। तो वहां पे एक नियम था कि आप जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री से आप कनाडा में उसे ही प्रवेश करने दिया जाएगा जब आप सीधे उसी कंट्री से आएंगे जिस कंट्री कि आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, जिससे, राइट। बेसिकली ये रूल क्यों बनाया गया था?
टू टू प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम एंटरिंग इनटू कनाडा, ठीक है, उनको आने से रोकने के लिए, क्योंकि इंडिया से सीधे जाएंगे, इंडिया से सीधे वहां जाने नहीं देंगे, ठीक है, और किसी और कंट्री से होके आएंगे तो फिर वहां पे, क्योंकि आप इंडियन है तो इंडिया से आना चाहिए, इंडिया से जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये नियम था, ये हांगकांग से गए थे, राइट। तो इस बेसिस पे इनको कनाडा में एंटर लैंड मतलब उतरने नहीं दिया गया, ठीक है, शिप से। ये शिप 2 महीने तक खड़ी रही कनाडा पे, राइट। वहां लीगल प्रोटेस्ट भी हुआ, मतलब लीगल बैटल भी, वहां पे लीगल केस भी हुआ, बहुत से लोगों ने इनके लिए इनके केस भी लड़ा, फेवर किया इनके लिए, वहां पे प्रोटेस्ट भी हुआ, इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुआ, बट इन्हें कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और इन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया गया, राइट। ये लोग भूखे प्यासे 2 महीने तक शिप में पड़े रहे, राइट। मतलब खाने का राशन खत्म हो गया, फिर भी ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इवेंट माना जाता है। और वापस इन्हें जबरदस्ती इंडिया भेज दिया गया, और जब इंडिया पे शिप कलकत्ता पहुंची बजबज एयरपोर्ट पे, तो जब ये उतरे तो इनका कन्फ्रंटेशन हुआ, जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड थे इनके ऊपर गोलियां चली, ठीक है, ऑलरेडी भूखे प्यासे थे फिर भी इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें 20 पैसेंजर मारे गए, राइट। कुछ नदी में डूब गए गोलियों से बचने के लिए, और कुछ को जो बाकी बचे थे, आई थिंक 280 290, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, राइट। तो ये इंसिडेंट है जिसे बोला जाता है कोमागाता मारू एपिसोड, कोमागाता मारू एपिसोड, ठीक है, ये शिप का नाम है कोमागाता मारू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये शिप रेंट पे किसने ली थी, एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन थे, यहां गुरदीप लिखा है, इनका नाम था गुरदीप, ठीक है। तो आई थिंक मे बी इट इज अ टाइपिंग एरर, ठीक है, गुरदीप सिंह, तो यहां पे बी विल बी अ राइट आंसर, ओके। तो इसके बारे में कुछ भी पूछे, अब तो मैंने सारा ही आपको बता दिया, ठीक है। कनाडा का मामला है, कनाडा, इंडिया में कलकत्ता, ठीक है, हांगकांग से शिप चली थी, तो कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में आए अब तो आप इसको आंसर कर ही सकते हैं। व्हाट वाज कामागाता मारू, क्या था ये, अभी हमने डिस्कस किया, अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान, पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना, ठीक है। Then naval ship voyaged to Canada, Chinese village where Mao Zedong began his long march. इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवल शिप वॉयज टू कनाडा, ठीक है। अभी हमने इतना डिटेल में इसको डिस्कस किया, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अब्रॉड, जो भारत की धरती के बाहर जो रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हुए, जो मेजर इवेंट्स, वो सारा मैंने इसमें कवर किया। तो आई होप ऑलमोस्ट, मतलब जो भी मेजर इवेंट हुए हमने सबको टच किया, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप चाहे तो कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। ऑनेस्टली ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसे तो आप लिख सकते हैं कि सारे ही सही हुए, बट आप ऑनेस्टली बताइए, ठीक है। कोई यहाँ पे एग्जाम एक्चुअल तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे चाहे कम हो जाए, एक्चुअल एग्जाम में कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं और इतना हार्डवर्क मैं इसके पीछे कर रहा हूं, तो हमारा टारगेट यही है कि आपका एक्चुअल एग्जाम में आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे एस्पेक्ट हम कवर करें, ओके। तो आप इतने दिन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इफ यू थिंक दैट दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू, देन प्लीज लाइक द वीडियोस, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, राइट। आप इन वीडियोस को लाइक करिए, और भी जो कलीग्स आपके प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें आप शेयर करिए, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं टॉप एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।